स्क्रीन मेरी दिखाई पड़ रही है? जी सर, दिखाई पड़ रही। तो चलो फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी गुरु जी। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि पुनर्जागरण में क्या हुआ। यूरोप में भूगोल सहित जितने भी वैज्ञानिक विषय थे, साहित्य में, कला में, विज्ञान में, भूगोल में, इतिहास में, सब में एक दौर आया जिसको कहा गया पुनर्जागरण का दौर। पुनर्जागरण में यह हुआ कि जो पुरानी वैज्ञानिक चेतना थी, ग्रीक और यूनान के समय, ग्रीक और रोमन साम्राज्य की, जो कि अंधकाल में धर्म के साए तले चली गई थी, धर्म के विचारों का प्राबल्य हो गया था पूरे यूरोप में, वो प्रवृत्ति में बदलाव आया। और उस प्रवृत्ति में बदलाव वही 12वीं 13वीं शताब्दी से क्या बोलते हैं स्टार्ट हुआ। और इस प्रवृत्ति को कहा गया कि यह पुनर्जागरण का काल था। तो पुनर्जागरण काल के जो प्रमुख भूगोलवेत्ता है, मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से आविष्कार हुए थे। एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता, उसका नाम है क्लूवेरियस। ये एक जर्मन ज्योग्राफर था और इन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, यानी विश्व का भूगोल या विश्व के भूगोल का परिचय नाम की किताब लिखी। और काफी समय तक यह एक प्रादेशिक भूगोल की एक आइडियल बुक मानी जाती रही है। तो आपको ये याद रखना है कि क्लूबरियस ने इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी नाम की किताब लिखी थी। उसके बाद क्लूवेरियस के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थे पुनर्जागरण काल के, रेनेसा पीरियड के, उनका नाम था वारेनियस। बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है वारेनियस। मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना आपको? बट जी इनकी गुरु जी। इनकी जो किताब है, इस किताब बहुत फेमस किताब है। और उस किताब का नाम है ज्योग्राफिया जर्नालिस। और इस किताब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सामान्य भूगोल, जिसमें विश्व का भूगोल है। और दूसरा है विशिष्ट भूगोल, जिसको क्षेत्र विवरण भूगोल कहा जाता है। एक्चुअली आगे चल के जब आप पढ़ोगे भौगोलिक चिंतन, तो भौगोलिक चिंतन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, स्पेशली पुनर्जागरण के बाद जर्मन ज्योग्राफर्स के द्वारा, जिसका पहला श्रेय वारेनियस महोदय को जाता है। उन्होंने भूगोल को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला उन्होंने बताया कि सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल के अंतर्गत पूरे विश्व का एक साथ एक यूनिट के रूप में अध्ययन किया जाता है। दूसरा उन्होंने बताया विशिष्ट भूगोल। और विशिष्ट भूगोल को उन्होंने कोरोलॉजिकल साइंस कहा, या उसको क्षेत्र विवरण का भूगोल कहा गया। मतलब भूगोल का काम या भूगोल की जो विषय वस्तु है, पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं, उन अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्टताओं का अध्ययन करना भूगोल की विषय वस्तु है। तो इन्होंने जो है भूगोल को दो भागों में विभाजित किया अपनी किताब ज्योग्राफिया जर्नालिस में। पहला सामान्य भूगोल और दूसरा विशिष्ट भूगोल। यही बात जो मैंने आपको पहले समझाई कि सामान्य भूगोल पृथ्वी के धरातल पर गणित एवं ब्रह्मांड के जो संबंधित तथ्य हैं उनसे संबंधित है। जबकि विशिष्ट भूगोल पृथ्वी के धरातल पर एक क्षेत्र विशेष में मानव का जो जीवन है, मानव का रहन सहन है, भौतिक विशेषताएं उस क्षेत्र की, और उस भौतिक विशेषताओं का उस क्षेत्र के मानवीय पहलुओं से जो संबंध है, उससे अध्ययन जो है विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि भूगोल को दो भागों में डिवाइड करने का पहला श्रेय किसे आता है? वो जाता है वारेनियस महोदय को। और वारेनियस महोदय ने ये काम किया था अपनी किताब, जिस किताब का नाम था जियोग्राफिया जर्नालिस में। और यही बात आगे भी देखिए इस सेंटेंस में लिखी हुई है कि वारेनियस पहला विद्वान था जिसने क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैधता की आधारशिला रखी। अब देखो एक नया शब्द आपको मिला, द्वैधता। द्वैधता को अंग्रेजी में बोलते हैं डुअलिज्म। डुअलिज्म का मतलब एक विचार नहीं है। जब हम कहते हैं हमारे विचार दो तरह के हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी विषय में, जैसे आपके सामने कोई एक चीज पड़ी हो और उसके बारे में आपके दो विचार आए कि ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो द्वैधता का मतलब हुआ किसी विषय पर एकमत का ना होना। तो भूगोल में जो डुअलिज्म है, आगे चल के आप जब पढ़ोगे तो भूगोल में कई सारी द्वैधता या डुअलिज्म की बात कही गई है, जिसमें
भौतिक भूगोल वर्सेस मानव भूगोल जैसी द्वैतता है, क्रमबद्ध वर्सेस जो है प्रादेशिक भूगोल यानी सिस्टमेटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। तो भारत क्या बोलते हैं, भूगोल के इतिहास में वारेनियस पहला विद्वान था जिसने क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल की द्वैतता की आधारशिला रखी थी। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि पहली बार ड्युअलिज्म शब्द का प्रयोग या ड्युअलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन बाय वारेनियस। ये पहले विद्वान थे। अगला फैक्ट है कि जिन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि अयन रेखाओं के निकट उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है। आपको पता है आप कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है? कोई बताएगा? भूमध्य रेखा पर सर। आपको ये लगता है कि चूंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं इसलिए अधिकतम तापमान प्राप्त होता है, अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होता है और अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होने की वजह से भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक टेम्परेचर पाया जाना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। कर्क रेखाओं और मकर रेखाओं के मध्य यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश या 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य का जो स्थान होता है, दोनों गोलार्धों में सर्वाधिक तापमान वहां पर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, एक बड़ा विषय है। लेकिन ये बात सबसे पहले जिस विद्वान ने बताई उस विद्वान का नाम था वारेनियस। इनका पूरा नाम था बर्नहार्ड वारेनियस। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया कि सर्वाधिक टेम्परेचर जो है कर्क रेखाओं और मकर रेखाओं के पास पाया जाता है, जिसको अयन रेखाएं बोलते हैं, तो वह विद्वान था वारेनियस। कौन था वह विद्वान? वारेनियस सर। हाँ, वारेनियस था। ये आपको याद रखना है। अगला जो इनके बारे में महत्वपूर्ण विषय है वो विषय ये है कि इन्हें क्रमबद्ध भूगोल का जनक माना जाता है। अभी आपने पढ़ा कि इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था ज्योग्राफिया जर्नालिस, सामान्य भूगोल। और उस सामान्य भूगोल में उन्होंने दो प्रकार की बातें बताई। पहला तो उन्होंने बताया सामान्य भूगोल और दूसरा बताया उन्होंने विशिष्ट भूगोल। तो इन्हें जो है जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है, फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, ये इन्हें जो है वारेनियस महोदय को ही इज नोन एज द फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। और इन्होंने भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया, निरपेक्ष अथवा सार्वभौमिक भूगोल, सापेक्षिक भूगोल और तुलनात्मक भूगोल। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा सा आपको पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निरपेक्ष या सार्वभौमिक भूगोल के अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी, उसकी आकृति, पृथ्वी के आकार का वर्णन करना। सापेक्षिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी का अन्य ग्रहों के साथ जो संबंध है उसका वर्णन करना। और तुलनात्मक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी का सामान्य वर्णन, धरातल की सापेक्ष स्थिति, नौ संचालन के सिद्धांतों का वर्णन। तो इन्होंने भूगोल की जो विषय वस्तु है उसको जो है 3 भागों में विभाजित किया। तो वारेनियस महोदय या बर्नहार्ड वारेनियस महोदय का जो योगदान है कि उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था जियोग्राफिया जर्नालिस, और पहले विद्वान थे जिन्होंने इस बात को प्रतिपादित किया कि सर्वाधिक जो टेम्परेचर है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, वो कहां पर पाया जाता है? वो पाया जाता है अयन रेखाओं के पास, यानी कर्क और मकर रेखाओं के पास लगभग 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश का जो रीजन है, सर्वाधिक टेम्परेचर वहां के जो उष्ण मरुस्थल हैं, वहां पे जो हॉट डेजर्ट है, वहां पर सर्वाधिक टेम्परेचर पाया जाता है। उसके बाद अगले व्यक्ति हुए, अगले जो महत्वपूर्ण विद्वान हुए, उनका नाम था इमैनुअल कांट। नाम सुना है आपने कांट का? जी सर। हाँ, इमैनुअल कांट ने भूगोल को निम्न शाखाओं में विभाजित किया। इन्हें जो है भौतिक भूगोल का भी जनक माना जाता है। इमैनुअल कांट को इन्होंने भौतिक भूगोल ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, तो इन्हें भौतिक भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता माना जाता है। और इन्होंने इतनी शाखाएं बताई भूगोल की। पहला बताया इन्होंने गणितीय भूगोल, दूसरा इन्होंने बताया नैतिक भूगोल, तीसरा इन्होंने बताया राजनैतिक भूगोल, चौथा इन्होंने बताया व्यापारिक भूगोल और पांचवा बताया इन्होंने आध्यात्मिक भूगोल।
तो भूगोल की इतनी शाखाओं के बारे में इमैनुअल कांट महोदय ने बताया। तो ये मुख्य रूप से कुछ पुनर्जागरण काल के भूगोलवेत्ता थे, जिसमें प्लूवेरियस था, वेरेनियस था और इमैनुअल कांट थे। उसके बाद 18वीं शताब्दी में भूगोल का जो विकास हुआ, और उस पूरे 18वीं शताब्दी के दौरान कौन कौन से प्रमुख भूगोलवेत्ता हुए, हम उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखो, अभी तक जो मैंने आपको समझाया, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई ना कि ग्रीक से स्टार्ट हुआ था ज्योग्राफी, इन द क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद रोमन्स आए, रोमन्स के बाद जो है एक लंबा दौर आया, यूरोप में पूरा का पूरा जो है अंध युग चला। उसी दौरान अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में अपना योगदान किया, और अरब भूगोलवेत्ताओं के बाद यूरोप में पुनः जो है पुनर्जागरण आया 14वीं-15वीं शताब्दी में। और उस 14वीं-15वीं शताब्दी के दौर में जो है कुछ प्रमुख भूगोलवेत्ता हुए, कुछ प्रमुख भौगोलिक खोजें हुई। तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि कौन कौन सी भौगोलिक, ये जो मैंने आपको ये बताया था, ये जितनी भी खोजें हैं, ये आपको किसने किया था और इनका सिग्निफिकेंस, इनका महत्व क्या है, और जो प्रमुख प्रमुख भूगोलवेत्ता रहे हैं वो कैसे जो है, उनका क्या योगदान रहा। तो 18वीं शताब्दी में जो भूगोल का जो योगदान है, भूगोल की जो भूमिका है, उसमें जिन भूगोलवेत्ताओं ने अपना योगदान किया, उसमें सबसे पहला नाम था बुआचे। बुआचे, फिलिप बुआचे इनका नाम था, और एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। और जर्मन मतलब समझ रहे हो, जर्मन का मतलब होता है ऐसे भूगोलवेत्ता जो जर्मनी के रहने वाले हैं। तो ये आप लोगों को पता है जर्मनी कहाँ पर है? तो जर्मनी के बारे में पता है कि नहीं पता है? ज्योग्राफी में जब एक ही देश के भूगोलवेत्ता किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में योगदान देते हैं, तो उसको जो है उस देश का स्कूल ऑफ थॉट बोल देते हैं। जैसे जर्मनी से संबंधित जो है उनको जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, जर्मनी भौगोलिक विचारधारा। फ्रांस से संबंधित जो लोग हैं उनको फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, यानी फ्रांस से संबंधित या फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा। अमेरिका से संबंधित भूगोलवेत्ताओं को अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं। रसिया, यूएसएसआर वालों को सोवियत संघ से संबंधित बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है बुआचे एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, और उन्होंने भौगोलिक क्षेत्रों के वर्णनों में प्राकृतिक सीमाओं के प्रयोग करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा जो भौगोलिक वर्णन है, भौगोलिक वर्णन का आधार होना चाहिए प्राकृतिक सीमाएं। जैसे अगर भारत का भौगोलिक वर्णन करना है तो हिमालय के दक्षिण का जितना भी क्षेत्र है और विंध्य पर्वतमाला के उत्तर का जितना क्षेत्र है, उसको एक भौगोलिक इकाई माननी चाहिए। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में, और नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर में। तो उन्होंने ये माना कि मतलब जो है प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर ही जो है भौगोलिक वर्णन किया जाना चाहिए, और राजनीतिक क्षेत्रों के बजाय प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर पृथ्वी के तल का अध्ययन करना शुद्ध भूगोल कहलाता है। एक नया शब्द उन्होंने बताया, रीन जियोग्राफी। आपको याद रखना पड़ेगा कि अब भूगोल में एक नई प्रकार की भूगोल की जो ब्रांच है उसकी बात इन्होंने बताया, इसको बोलते हैं रीन जियोग्राफी या शुद्ध भूगोल। तो एक प्रकार से कहा जाए कि शुद्ध भूगोल को एक विचार इन्होंने दिया, लेकिन शुद्ध भूगोल का जो प्रथम विचारक या वो शुद्ध भूगोल की शुरुआत जिन्होंने की, उनका नाम था अनाथीसियस किर्चर। तो आपको ये याद रखना है कि ये अनाथीसियस किर्चर, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या थे? ये रीन ज्योग्राफी के प्रथम विचारक थे। ही वाज द फर्स्ट थिंकर ऑफ रीन ज्योग्राफी। इनका नाम था अथानासियस किर्चर। अगला नाम है गट्टरेर का। इन्होंने प्राकृतिक सीमाओं का प्रयोग करते हुए संसार को प्राकृतिक भागों में विभाजित किया, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था संक्षिप्त भूगोल। और इसी ग्रंथ में सबसे पहले प्राकृतिक क्षेत्रों के वर्णन को लिया जाता है। जूने अगले भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने ही जो है समान नदियों के बेसन को अपने वर्णन की प्राकृतिक इकाई मानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आया है फास्टर बंधु। दो भाई थे, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाई थे उनका नाम था रीनहॉल्ड फास्टर, और इन्हें जो है जर्मन विधितंत्री भूगोल का जनक माना जाता है। पहला महान जर्मन विधितंत्रीय, जर्मन मेथोडोलॉजिकल ज्योग्राफर इनको माना जाता है। जर्मन मेथोडोलॉजिकल ज्योग्राफर इनको
माना जाता है। उसके बाद हालांकि आप कांट को रेनेसा के दौरान पढ़ चुके हैं, लेकिन कांट का कुछ यहाँ पर उसकी विचारधाराएं हैं। कांट का यह मानना था कि इतिहास कुछ नहीं है बल्कि निरंतर भूगोल है। ये कथन आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि इतिहास कुछ नहीं बल्कि निरंतर भूगोल है। हेरोडोटस का कथन आपको याद है कि संपूर्ण भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और संपूर्ण इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। तो आपको दोनों कथनों के बीच में डिफरेंशिएशन जनरेट करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कांट महोदय ने कहा कि इतिहास कुछ भी नहीं बल्कि निरंतर भूगोल है, जबकि हेरोडोटस महोदय ने कहा कि इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से और भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। तो दो महत्वपूर्ण कथन है भूगोल में जिनको आपको डिफरेंशिएट करके आपको समझना है कि अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो किस बारे में पूछा गया और हमको क्या करना है। उन्होंने वैज्ञानिक भूगोल को दर्शन या दार्शनिक आधार प्रदान किया। वारेनियस और कांट का जो दौर है इसको आधुनिक भौगोलिक विचार का, इसे मॉडर्न क्लासिकल पीरियड बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? वारेनियस। आपने जो है एंशियंट क्लासिकल पीरियड देखा, जो ग्रीक और रोमन विचारधाराएं थी उनको एंशियंट क्लासिकल पीरियड कहा जाता है, और जो वारेनियस और कांट की जो विचारधारा है उसको मॉडर्न क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको? सर ये जो हेरोडोटस जी हैं ये फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। हाँ, फादर ऑफ हिस्ट्री और फादर ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल और इतिहास के पिता माने जाते हैं। और इनका बहुत महत्व, हेरोडो हेरोडोटस। हेरोडो हेरोडोटस जी। हाँ, हेरोडोटस। जी। हाँ, इनका महत्वपूर्ण कथन है कि इतिहास, संपूर्ण इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से और संपूर्ण भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। मतलब दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को एक दूसरे क्या बोलते हैं, मानव समाज के अध्ययन में एक दूसरे की मैथोडोलॉजी का अध्ययन या मैथोडोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है अभिनव भूगोल, यानी जो मॉडर्न ज्योग्राफी है। और मॉडर्न ज्योग्राफी की जो सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है उस विचारधारा को कहा जाता है जर्मन भौगोलिक विचारधारा। जैसे मैं आपको बताया था कि जो जर्मनी से संबंधित भूगोलवेत्ता थे उनसे संबंधित जो भी विचार आए, जो भी भौगोलिक चिंतन की बातें कही गई, उन सभी को जो है एक साथ क्या कहा गया? जर्मन स्कूल ऑफ थॉट कहा गया। और इस जर्मन स्कूल ऑफ थॉट का सबसे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता था, उनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। नाम सुना इनका आप लोगों ने? भूगोल में अगर किसी भूगोलवेत्ता का सबसे बड़ा योगदान है तो वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और सबसे बड़ा योगदान आप इसको समझ सकते हैं कि इन्होंने लगभग 90,000 किलोमीटर की यात्रा की। और इस 90,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी कुछ देखा और उस पूरे पूरे विवरण को उन्होंने एक किताब में लिखा, और उस किताब का नाम था कॉस्मॉस। कॉस्मॉस का मतलब होता है ब्रह्मांड। कॉस्मॉस का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। और इन्होंने जो है इसको 5 खंडों में लिखा। इसके जो है 5 खंड इन्होंने लिखे। तो आपको ये याद रखना है कि आधुनिक युग का जो सबसे बड़ा भूगोलवेत्ता है, इसको आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। उनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये एक फील्ड ज्योग्राफर थे। इन्होंने लगभग 90,000 किलोमीटर की यात्रा की। और इस 90,000 किलोमीटर की यात्रा में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसको जो है अपनी किताब जिसका नाम था कॉस्मॉस, कॉस्मॉस के जो है 5 खंडों में प्रकाशित किया। इनकी और 2 किताबें हैं। पहली किताब है मध्य एशिया, एशिया सेंट्रल। और अगली किताब है व्यूज ऑन नेचर, प्रकृति दिग्दर्शन। वह ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पहली बार काल मापी का प्रयोग करके भूमि पर देशांतरों को निश्चित किया और वायुदाब मापी की सहायता से ऊंचाइयां निश्चित की। मतलब हम्बोल्ट महोदय का इतना योगदान है भूगोल में
और उस योगदान के आधार पर उन्होंने उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न या फादर ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी, वैज्ञानिक भूगोल का जनक माना जाता है। वैसे सबसे महत्वपूर्ण है इनका, दो नदियां हैं, ओरिनिको और अमेजन नदी। अमेजन नदी पता है आपको कहां पर है? इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र की खोज की इन्होंने। वनों और वर्षा के मध्य एक धनात्मक संबंध होता है, यानी वर्षा अधिक होती है तो वन सघन होते हैं, और वर्षा कम होती है तो वन सघन नहीं होते हैं, वनों की मात्रा कम पाई जाती है। ये जो है पॉजिटिव कोरिलेशन जिस व्यक्ति ने खोज किया था उनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इन्होंने मनुष्य एवं वनस्पति पर ऊंचाई एवं तापमान के प्रभाव की वैज्ञानिक दृष्टि से भी व्याख्या किया। जैसे 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 ऊंचाई बढ़ती जाती वैसे वैसे जो है वेजिटेशन का जो स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन आने लगता है। मैदानी क्षेत्रों पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और मैदानी क्षेत्रों से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे मैदानी क्षेत्रों की तुलना में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों में अंतर होता है। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर का कम होना, बर्फ का पड़ना, जैसे बहुत सारे जो है प्रभाव हैं जो वनस्पतियों के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के ऊपर भी ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई पर जाने पर व्यक्ति जल्दी थकान लगती है, सांस फूलने लगती है। तो इन तमाम जो वैज्ञानिक तथ्य थे इसकी व्याख्या सबसे पहले जिस व्यक्ति ने की उनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। एक जलधारा है पेरू की ठंडी जलधारा, इस पेरू की ठंडी जलधारा को खोजने का भी काम जो है जिस व्यक्ति ने किया उनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और एक नहर है पनामा नहर, जो कि उत्तरी अमेरिका, आप इसको मैप में सर्च कीजिएगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच एक स्थल डमरू मध्य है, पनामा स्थल डमरू मध्य, जिसको अस्थमस बोलते हैं। उसको काट करके प्रशांत महासागर से अटलांटिक ओशियन को जोड़ा गया। इस नहर को बनाने का, दुनिया में दो ऐसी नहरें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण नहरें हैं, मानव के द्वारा बनाई गई है। एक स्वेज नहर है जो कि मिस्र में है, और दूसरी जो है पनामा नहर है। तो इस पनामा नहर को बनाने का जो विचार था ये सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया था उनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। उसके बाद फिर इन्होंने जो है साइबेरिया की यात्रा की, और साइबेरिया की यात्रा करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे ही हम कोस्टल रीजन से अंदर की ओर जाते हैं तापमान अक्षांश के अनुसार बदलते जाते हैं। और उन्होंने विश्व का सबसे पहले ऐसा मानचित्र बनाया जिस पर उन्होंने समताप रेखाओं को, समताप रेखाओं का मतलब पृथ्वी के धरातल पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहा जाता है, आइसोथर्म्स कहा जाता है। तो पृथ्वी के धरातल पर आइसोथर्म्स को प्लाट करने का जो सबसे पहला श्रेय था वो था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट महोदय का। उसके बाद एक शब्द है भूगोल में, स्पेशली जो क्रायोजियोग्राफी है, जो ठंडे क्षेत्रों का भूगोल है, उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है परमाफ्रास्ट। परमाफ्रास्ट एक ऐसी सतह होती है जो कि अर्ध जमी अवस्था में होती है, न पूरी तरह जमी होती है और ना पूरी तरह जो है लिक्विड स्टेज में होती है। तो साइबेरिया की जो ऐसी जमीन थी जिसको तुषार भूमि कहा गया इन्होंने, उसके लिए परमाफ्रास्ट शब्द का प्रयोग या परमाफ्रास्ट शब्द की जो खोज की वो सबसे पहले किसने किया? वो किया अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट महोदय ने। इन्होंने कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और इसको दो भागों में विभाजित किया। इन्होंने एक शब्द विश्व रचना या कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और इसको दो भागों में डिवाइड किया। पहला इन्होंने बताया ब्रह्मांड वर्णन, जिसको कहा इन्होंने यूरोनोग्राफी, और दूसरा है भूगोल या जियोग्राफी। मतलब ब्रह्मांड वर्णन जो पूरे ब्रह्मांड का पृथ्वी समेत जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनका अध्ययन करता है, वो उन्होंने कहा कि ये यूरोनोग्राफी है। और दूसरा इन्होंने बताया जियोग्राफी यानी भूगोल, ऐसा विषय जो पृथ्वी के धरातल पर मानव अधिवास का और मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों का वर्णन करता है। अगला उन्होंने बताया कि हम्बोल्ट आगमनिक विधि के समर्थक थे। दो प्रकार के अप्रोच होते हैं, एक होता है इंडक्टिव यानी आगमनिक विधि,
और दूसरा होता है डिडक्टिव यानी निगमनिक विधि। तो थोड़ा सा इसको मैं बताऊं कि जैसे आपको कहा जाए कि किसी एरिया में या किसी चीज में आपने रिसर्च करना है तो दो तरीके होते हैं। आप ऐसा करो, जैसे मान लीजिए आपको भेज दिया जाए कि जाइए और आपको पता करना है कि उन्नाव के किसी एक वार्ड में सफाई की समस्या है तो क्यों है। तो आप जाओगे, वहां पे लोगों से मिलोगे, वहां के स्थानीय निवासियों से मिलोगे, उनका व्यू लेने के बाद फिर आप जो वहां पे सफाई कर्मी है आप उनसे मिलोगे, उनका व्यू लोगे, फिर उनके व्यू लेने के बाद फिर आप नगर पालिका परिषद का जो संबंधित अधिकारी उससे मिलोगे, और उसके बाद जो समाज सेवा के क्षेत्र में वहां पे जो काम कर रहे हैं उनसे मिलोगे। इन चारे लोगों के व्यूज के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा आप उसके आधार पर बताओगे कि इस वार्ड में सफाई कम क्यों है, यहाँ पर गंदगी ज्यादा है। ये हो गया आगमनिक विधि, यानी छोटे छोटे फैक्ट्स को आप इकट्ठा करोगे और उन फैक्ट के आधार पर एक निष्कर्ष निकालोगे, एक रिसर्च आइडिया दोगे कि जो है इस कारण से यहाँ पर ये घटना हो रही है। दूसरा जो विचार है वो है निगमनिक विधि। निगमनिक विधि में क्या होता है कि पहले हाइपोथेसिस बना लिया जाता है। पहले ही आप बना लोगे कि इस वार्ड में सफाई नहीं हो रही है, सफाई नहीं है, इसका कारण ये है कि वहां पर नगर पालिका परिषद का कोई कर्मचारी नहीं जाता है। या फिर आप बना लोगे कि इस मोहल्ले के लोग बहुत गंदे हैं, वो अपने आसपास खुद ही कूड़ा फेंकते रहते हैं, तो कोई भी सफाई कर्मी सफाई नहीं कर सकता है। तो अगर आपने पहले ही कोई निष्कर्ष निकाल लिया और उस निष्कर्ष का परीक्षण आप फील्ड में जाके करते हैं तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच या निगमनिक विधि। और अगर आप फील्ड में जाकर के फैक्ट को कलेक्ट करते हैं और उन फैक्ट्स के आधार पे अपना कोई डिस्क्रिप्शन देते हैं, अपना एनालिसिस देते हैं, अपना विचार देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच या आगमनिक विधि। तो ये समझ में आया आपको कि इंडक्टिव अप्रोच क्या है और डिडक्टिव अप्रोच क्या है? कोई सुन रहा है? जी सर। इंग्लिश में आगमनिक को इंडक्टिव बोलते हैं और निगमनिक को बोलते हैं डिडक्टिव। दो प्रकार के अप्रोचेज हैं। हमबोल्ट जो थे ये इंडक्टिव अप्रोच वाले थे, और आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे इनके बाद के जो भूगोलवेत्ता उनका नाम था कार्ल रिटर। कार्ल रिटर जो है निगमनिक विधि के समर्थक थे, यानी वो डिडक्टिव अप्रोच थे। वो बैठ करके जो है पहले विचार बना लेते थे और उन विचारों को जो है वास्तविक जगत में परीक्षण करने के लिए जो भी क्रिया, जो भी डेटा कलेक्शन करना होता था वो करते थे। हम्बोल्ट का यह कहना था कि सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही है, ना तो कोई प्रजाति श्रेष्ठ है और ना ही कोई हीन है। जैसे जब आप पढ़ोगे, जब आप एथनोग्राफी पढ़ोगे, जब आप मानव की इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस पढ़ोगे, तो सभी को पता है कि आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले जो है, जो प्लायोसीन एज था, उसमें जो है मानव की उत्पत्ति हुई। और मानव का जो वैज्ञानिक जो क्या बोलते हैं विकास क्रम है, जो डार्विन का सिद्धांत है, और उसके अनुसार जो है होमोसेपियंस सेपियंस से जो है वर्तमान में प्रबुद्ध मानव का निर्माण हुआ। तो हम्बोल्ट महोदय का कहना है कि जितनी भी पृथ्वी के धरातल पर प्रजातियां पाई जाती हैं, जाति और प्रजाति में आपको अंतर पता है कि जाति का मतलब क्या होता है, प्रजाति का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा जाति का मतलब क्या होता है और प्रजाति का? व्हाट डू यू नो डिफरेंस बिटवीन रेस एंड कास्ट? बताओ बेटा, पता है तुम लोगों को कि जाति का मतलब क्या होता है और प्रजाति का मतलब क्या होता है? नहीं आता तो आप तुरंत बताओ, मैं आगे आपको बता दूं। आता है तो आप अपनी बात को थोड़ा सा बताइए, हमको समझ में आया कि आपने क्या समझा है, जाति क्या होती है, प्रजाति क्या होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस एंड कास्ट? सर जाति वो होती है जैसे अगर हम लोगों ने किसी मतलब जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और उस मतलब उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो लोग किस जाति से बिलोंग करते हैं तो हम भी उसी जाति के हो जाते हैं। और प्रजाति का मतलब क्या होता है? सर प्रजाति या फिर जैसे हमारे पूर्वज किस बिलोंग करते थे। तो जब पूरे मानवीय समुदाय को, समझे, त्वचा के रंग के आधार पर, बालों के रंग के आधार पर,
उसका जो स्कल है उसके आधार पर, हाइट के आधार पर विभिन्न क्लासेज में डिवाइड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रजाति। जैसे जब आप यस सर। पढ़ोगे कि ह्यूमन ह्यूमन रेस को कई सारी निग्रो में, निग्रॉइड में, ठीक है, मेडिटेरियन में, इनमें डिवाइड किया गया तो उसको बोलते हैं प्रजाति। लेकिन जब जन्म के आधार पर किसी मानवीय वर्ग को सामाजिक वर्गों में विभाजित किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रजाति, उसको बोलते हैं जाति। तो जाति व्यवस्था भारत में है और प्रजाति के आधार पर पूरी दुनिया की ह्यूमन रेस को डिवाइड किया गया। तो हम्बोल्ट महोदय कहते हैं कि जैसे जब जिस समय ये हम्बोल्ट महोदय का दौर था, पुनर्जागरण के बाद पूरी दुनिया में एक नई विचारधारा आई थी जिसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद की मूल अवधारणा थी कि जितने भी गोरे कलर के लोग हैं, श्वेत यानी जो व्हाइट मेन हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं और उनका काम पूरी दुनिया की जितने भी अन्य प्रजातियां हैं, जिनमें जो है निग्रो हैं, निग्रॉइड हैं, इंडियंस हैं, रेड इंडियंस हैं, इन सबको, और क्या बोलते हैं मंगोलियन हैं, इन सभी को क्या करना, इन सभी को सभ्य बनाने का ठेका जो है गोरे लोगों ने ले रखा है। तो जो उस समय का दौर था, 18वीं 19वीं शताब्दी का दौर था, जब पूरी दुनिया में पुनर्जागरण के बाद एक नई अवधारणा आई थी उपनिवेशवाद। यूरोप के देश पूरी दुनिया में, स्पेशली जो है अफ्रीका में, एशिया के देशों को अपना गुलाम बना रहे थे, अपना कॉलोनी बना रहे थे, अपना उपनिवेश बना रहे थे। उस दौर में या उस समय में जो है हम्बोल्ट महोदय ने बताया कि दुनिया की जितनी भी प्रजातियां हैं, ऑल ऑफ द ह्यूमन रेस, सबका जो है, जो उद्गम है, सबकी जो ओरिजिन है, एक ही होमोसेपियन सेपियन है। इसलिए ना तो कोई जो है प्रजाति श्रेष्ठ है और ना ही कोई प्रजाति हीन है। ये बात सबसे पहले इस व्यक्ति ने कही, उनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। बात समझ में आई कि प्रजाति श्रेष्ठता का मतलब क्या हुआ, जातीय श्रेष्ठता का मतलब हुआ दूसरी बात, और प्रजाति श्रेष्ठता का मतलब हुआ दूसरी बात। जब सफेद रंग के लोग, स्पेशली यूरोपियन लोग, पूरी दुनिया पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए ये सिद्धांत बनाते हैं कि हमारा योगदान ये है कि हम पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं और पूरी दुनिया को सभ्य बनाने का हमको ठेका दिया गया है, उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में एक थ्योरी है, व्हाइट मेन्स बर्डन, श्वेत व्यक्ति का ऋण। तो हम्बोल्ट महोदय ने इस बात को काटा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सभी प्रजातियां जो है एक ही ह्यूमन होमोसेपियन सेपियन से उत्पन्न हुई है, इसलिए ना तो कोई प्रजाति श्रेष्ठ है और ना ही कोई हीन है। ये बात समझ में आ गई। हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल एवं वनस्पति भूगोल के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्पेशली मैंने बताया था आपको कि जो है जो नेचुरल ज्योग्राफी है उसके फील्ड में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। एक बात बता दूं कि इन्होंने जो मानवीय अधिवास था उसके लिए नया शब्द इस्तेमाल किया जिसको बोलते हैं जुसामिन हेंग। याद रखिएगा कि जुसामिन हेंग शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था हम्बोल्ट महोदय ने। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक ज्योग्राफी। आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल का जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो उसको कहा जाता है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। 7 जो है कॉन्सेप्ट इन्होंने दी, ये इसको आपके पास नोट्स है, इसको आप देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो ये है, इसी बात 7 कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ नेचर में विश्वास करते थे। प्रकृति की एकता का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के धरातल पर पूरी पृथ्वी एक यूनिट के रूप में काम करती है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, चाहे वो, अभी क्लास खत्म हो जाएगी 3 मिनट के बाद, तो आप लोग फिर वही कि आप लोग जैसे क्लास हो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रकृति की एकता में विश्वास करते हैं थे ये, और इन्होंने जो है, मैंने आपको पहले बताया कि आनुभविक पद्धति, क्रमबद्ध प्रणाली, तुलनात्मक विधि और कार्टोग्राफी विधि के माध्यम से जो है अपना पूरा जो 90,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की, उस दौरान इन्होंने आंकड़े इकट्ठा किए और उस आंकड़े के आधार पर बहुत सारी कॉन्सेप्ट दी जो मैंने आपको पूरा जो है पहले बताया। भूगोल में क्लाइमेटोलॉजी शब्द का सबसे पहला अगर किसी ने इस्तेमाल किया था तो उनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो आपको यह भी याद रखना कि क्लाइमेटोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया, तो सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, उनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और इन्होंने जो है
इनके योगदानों के कारण इनको मौसम विज्ञान तथा आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने टेरेस्ट्रियल यूनिटी या पार्थिव एकता के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, क्योंकि ये पृथ्वी को एक अजैविक अविभाज्य इकाई मानते थे और मानते थे कि पृथ्वी के जो प्रकृति के जितने भी तत्व हैं सब एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक तत्व, प्रकृति का एक एक तत्व एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अगर किसी एक पर प्रभाव पड़ेगा तो दूसरा तत्व अपने आप प्रभावित होगा। ठीक, तो ये मुख्य रूप से जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का योगदान था। उसके बाद जो यहाँ पे हम्बोल्ट से आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते, क्योंकि बेटा ज्योग्राफी में जो सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं प्राचीन काल से लेकर के अब तक, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट उनमें सबसे ज्यादा जो है टॉप पर है। अगर आपने अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को नहीं समझा तो भूगोल को समझ पाना संभव नहीं है। तो अगर इनसे आपको कोई सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग कार्ल रिटर पे चर्चा करेंगे। पूछना है? चलो अब हम लोग जो है कार्ल रिटर पे चर्चा करते हैं। अगले जो विद्वान थे उनका नाम था कार्ल रिटर, और कार्ल रिटर को भी हम्बोल्ट के साथ वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। वह उद्देश्यवादी हम ईश्वर में प्रबल विश्वास करने वाले भूगोलवेत्ता थे, इसलिए उनको आर्म चेयर भूगोलवेत्ता कहा जाता था। इनको टेलियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उद्देश्यवादी का मतलब एक इनका मानना था कि पृथ्वी के धरातल पर जितना भी प्रकृति का तत्व है या मनुष्य जो भी है, जो भी पृथ्वी के धरातल पर पाया जाता है, उसका कुछ ना कुछ अपना एक उद्देश्य है। वो किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को टेलियोलॉजी बोलते हैं या उद्देश्यवादी। और ईश्वर की सत्ता में प्रबल विश्वास करते थे। और चूंकि मैंने पहले बताया कि ये एक डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते थे, बैठ करके एक कमरे में बैठ करके इन्होंने पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया, इसलिए इनको आर्म चेयर ज्योग्राफर कहा जाता है, यानी कुर्सी पर बैठकर विचार करने वाला भूगोलवेत्ता कहा गया। सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया? अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो, यस सर, आ रही है सर। तो अगले जो विद्वान थे उनका नाम था कार्ल रिटर। और मैंने आपको पहले बताया कि हम्बोल्ट के साथ इनको वैज्ञानिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किन विद्वानों को वैज्ञानिक भूगोल का जनक माना जाता है, तो आपको याद रखना है कि वैज्ञानिक भूगोल का जनक कार्ल रिटर और हम्बोल्ट को माना जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये उद्देश्यवादी एवं ईश्वर की सत्ता में प्रबल विश्वास करने वाले भूगोलवेत्ता थे, और इन्हें जो है आर्म चेयर ज्योग्राफर कहा जाता था। आर्म चेयर इसलिए कहा जाता था कि पूरा का पूरा इनका जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है, जो भी ज्योग्राफिकल रिसर्च है, जो भी उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने एक कुर्सी पर बैठ करके एक कमरे में लिखा, फील्ड में ज्यादा नहीं गए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आर्म चेयर ज्योग्राफर कहा जाता है। रिटर ने
विविधता में एकता के विचार को विकसित किया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, भारत के बारे में कहा जाता है कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने दिया? कार्ल रिटर ने। उन्होंने क्या कि बावजूद इसके कि पृथ्वी के धरातल का हर एक तत्व अलग अलग दिखाई पड़ता है, पर्वत का स्वरूप अलग है, मैदान का स्वरूप अलग है, मरुस्थल का स्वरूप अलग है, एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है, लेकिन पृथ्वी के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा होने के नाते पूरा का पूरा तत्व एक दूसरे से संबंधित है। अगर पृथ्वी के धरातल पर पर्वतों की संख्या या पत्थरों की ऊंचाई या पर्वतों में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसका पूरा का पूरा प्रभाव मैदानों पर पड़ेगा। पर्वत कटेंगे तो मैदान में जाकर के मिट्टी का निक्षेप होगा, वहां पर भार बढ़ेगा, वहां पर भार बढ़ेगा तो और बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के धरातल पर विविधता में एकता पाई जाती है, बावजूद इसके कि हर तत्व अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके मध्य एक ऐसी विशेषता है जिसने एक दूसरे को जोड़ रखा है। अगर एक तत्व प्रभावित होगा तो दूसरा तत्व अपने आप प्रभावित हो जाएगा। रिटर ने भूगोल के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया उसको बोलते हैं अर्धकुंडे। अर्धकुंडे का मतलब भूविज्ञान, भूविज्ञान का मतलब ऐसा विज्ञान जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता हो। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था अर्धकुंडे और दूसरी पुस्तक का नाम था लैंडर कुंडे। तो आपको याद रखना है कि इनकी दो पुस्तकें थी, अर्धकुंडे और लैंडर कुंडे। और पहले मैंने आपको पहले बता दिया था कि रिटर की औद्योगिक अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? डिडक्टिव मेथड कहा जाता है, निगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। रिटर एक निश्चयवादी विचारक थे। निश्चयवादी विचारक का मतलब क्या? आप देखो, आपको यहाँ पर भूगोल में 3 प्रकार के विचार मानव और प्रकृति के संबंधों के संदर्भ में आपको देखने को या पढ़ने को मिलेंगे। पहला विचार यह मानता है कि प्रकृति श्रेष्ठ है, मनुष्य उसका गुलाम है। इस विचारधारा को बोलते हैं भौगोलिक निश्चयवाद। दूसरी विचारधारा मानती है कि प्रकृति मनुष्य के समस्त कुछ संभावनाएं उत्पन्न करती है और उन संभावनाओं का प्रयोग करके मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसको बोलते हैं संभववादी विचारधारा। इसको पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। पहले वाले को डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। तीसरा नियो डिटर्मिनिज्म, जिसको बोलते हैं नवनियतिवाद। और ये कॉन्सेप्ट ये कहती है कि प्रकृति की अपनी कुछ सीमाएं होती है, मनुष्य की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। प्रकृति मनुष्य को कुछ हद तक रोक तो सकती है, लेकिन उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकती। मतलब दोनों का अपना अपना महत्व है। तो जो कार्ल रिटर महोदय थे वो थे निश्चयवादी विचारक थे, यानी ऐसे विचारक थे जिन्होंने भौगोलिक निश्चयवाद की अवधारणा में के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। रिटर इज नोन एज द फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, जो प्रादेशिक भूगोल का जनक कहता है। तो आप 2 शब्द यहाँ पे याद रखने, लांडेर कुंडे और अर्धकुंडे। इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया था रिटर महोदय ने। अर्धकुंडे का मतलब भूविज्ञान और लांडेर कुंडे का मतलब होता है प्रादेशिक भूगोल। अब रिटर की जो है, मैंने आपको पहले बताया, आनुभाविक विधि, तुलनात्मक विधि, और इनकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था सेंट्रल कंपैरेटिव ज्योग्राफी। अर्धकुंडे का जो उप शीर्षक था उसका नाम था सेंट्रल कंपैरेटिव ज्योग्राफी। का जो महत्वपूर्ण कथन है कि पृथ्वी मनुष्य के लिए और मनुष्य पृथ्वी के लिए बना, ये आपको याद रखना है। 3 कथन मैंने अभी आपको बताए। पहला हेरोडोटस महोदय का था, दूसरा मैंने आपको बताया था कांट महोदय का था, और तीसरा महोदय जो है रिटर महोदय का। इन दोनों की मृत्यु जो है 1959 महोदय में हुई थी, ईस्वी में हुई थी। 1859 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों की मृत्यु कब हुई थी? 1859 ईस्वी में हुई थी। दोनों में समानता थी कि दोनों की प्रकृति में एकता में विश्वास करते थे, दोनों ही भौगोलिक अध्ययन में मानव के महत्व को स्वीकार करते थे, और दोनों ही भौगोलिक अध्ययन में अनुभविक विधि को महत्वपूर्ण मानते थे। मतलब जब तक किसी भी चीज को, अनुभविक का मतलब इंपेरिकल मेथड का मतलब ये हुआ कि जब तक किसी भी तथ्य को, घटना को, सत्य को आप खुद अनुभव नहीं कर सकते हैं, कर लेते हैं, तब तक आप उसको सत्य स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों में समानताएं थी। असमानताएं क्या थी? हमबोल्ट जो है प्राकृतिक विज्ञान में पढ़ाई लिखाई इनकी हुई थी,
और रिटर की शिक्षा दर्शन शास्त्र एवं इतिहास में हुई थी। हम्बोल्ट एक अन्वेषक थे और रिटर एक आर्मचेयर ज्योग्राफर थे। हम्बोल्ट की विचारधारा पूर्णतः वैज्ञानिक थी। वह ईश्वर की किसी प्रकार की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे और रिटर महोदय ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल की रचना की, रिटर ने प्रादेशिक भूगोल की रचना की। हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययन में मानव को अन्य तत्वों के समान माना और रिटर ने अपने भौगोलिक अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। देखो बेटा, समझना कि जो हम्बोल्ट थे उनकी जो शिक्षा दीक्षा प्राकृतिक विज्ञान में हुई थी। बेटा किसका माइक खुला हुआ है क्या किसी का? अंजलि म्यूट हो जाओ। तो हम्बोल्ट महोदय की जो शिक्षा हुई थी वो शिक्षा हुई थी, उनका जो एजुकेशन हुआ था नेचुरल साइंसेज में हुआ था। तो उनका जो व्यू था, उनका जो देखने का नजरिया था, एक प्राकृतिक विज्ञानी की तरह था। जबकि रिटर महोदय दर्शन शास्त्र और इतिहास पढ़े हुए थे, तो उनका दृष्टिकोण एक दार्शनिक और एक ऐतिहासिक व्यक्ति की तरह था। तो ये आपको यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप समझ लीजिएगा, अगर इसने जो है रिटर एमसीक्यू में एक आध क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल डाले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम्बोल्ट और रिटर में क्या समानताएं थी और दोनों में क्या असमानताएं थी। उसके बाद जो अगले विचारक है, उनका नाम था फ्रेडरिक रेटजेल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विचारक थे जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के, और इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। और इनकी दो पुस्तकें बहुत ही ज्यादा फेमस है। पहली है एंथ्रोपोज्योग्राफी और दूसरा है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी। यह डार्विन के सिद्धांत से काफी प्रभावित थे। डार्विन का सिद्धांत था क्या था? डार्विन का सिद्धांत था योग्यतम। डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत है वो कहता है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब पृथ्वी के धरातल पर दो बात कहते हैं। पहले वो कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जीवों का विकास हुआ है और इस विकास के क्रम में जो जीव अपने वातावरण के साथ संघर्ष कर सका, अपने वातावरण के प्रति उसने रेजिस्टेंस डेवलप किया, वो जीवित रहा, और जो वातावरण के प्रति रेजिस्टेंस जिसने डेवलप नहीं किया वो वहां पे समाप्त हो गया। तो ये जो डार्विन का विकासवाद का जो सिद्धांत था, उससे फ्रेडरिक रेटजेल महोदय बहुत प्रभावित थे और उन्होंने विकासवाद के सिद्धांत को मानव समाज पर लागू करने का, यानी जो मानव का जो कल्चरल एस्पेक्ट था उस पर लागू करने का प्रयास किया। अपनी जो पुस्तक थी, उनकी पुस्तक का नाम था पॉलिटिकल ज्योग्राफी। उसमें उन्होंने राज्य की तुलना जीव से की और माना कि राज्य को या तो सामान्य जीव की तरह विकसित होना चाहिए या उसे समाप्त किया जाना चाहिए। राज्य और समाज का जो बायोलॉजिकल थ्योरी है कि राज्य और समाज एक जीव की तरह व्यवहार करते हैं, वो जो है सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने। और 1930 के दशक में जो जर्मन की नीति थी, जो हिटलर की नीति बाद में बनी, उसका जो दार्शनिक आधार था वो दिया था रेटजेल महोदय। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत? नहीं सर। स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है, मैं करता हूं। अब दिखाई पड़ी आपको स्क्रीन? यस सर। तो रेटजेल महोदय का क्या योगदान था? रेटजेल महोदय का योगदान था कि इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का जो जैविक सिद्धांत है वो दिया, और जैविक सिद्धांत के साथ साथ जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, उस द्वितीय विश्व युद्ध का जो दार्शनिक आधार वो किसके दर्शन में दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है रेटजेल महोदय के दर्शन में। और यहीं पर जो है जो पहली वैधता आप देख चुके थे, अब दूसरी वैधता दिखाई पड़ती है रेटजेल के समय में, और वो है भौतिक वर्सेज मानव भूगोल, फिजिकल वर्सेज ह्यूमन ज्योग्राफी। कि भूगोल का अध्ययन विषय वस्तु भौतिक भूगोल है या मानव भूगोल है। तो ये जो दूसरी वैधता, यानी जो द सेकेंड टाइप ऑफ डुअलिज्म हैज बिगन इन द एज ऑफ रेटजेल। रेटजेल ने पहली बार एक कॉन्सेप्ट दी, लेबनसोम। ये शब्द आपको याद रखना है। लेबनसोम एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत जीवों का विकास होता है, या जो हैबिटेबल एरिया होता है उसके लिए रहने वाले स्थान को जो है इन्होंने जो शब्द दिया उसका नाम था लेबनसोम। चूंकि ये जर्मन थे तो जर्मनी भाषा में इन्होंने उस
भौगोलिक आवासीय क्षेत्र के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उसका नाम था लेबनसोम। तो आपको ये याद रखना है कि लेबनसोम है क्या और लेबनसोम शब्द का प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया और लेबनसोम के माध्यम से किस चीज को कहने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो लेबनसोम की जो कॉन्सेप्ट दी गई वो दी गई किसके द्वारा? रेटजल महोदय के द्वारा। भौगोलिक निश्चयवाद को वैज्ञानिक आधार पर अगर किसी ने पुष्ट करने का प्रयास किया तो उनका नाम था रेटजल महोदय। वो एक भौगोलिक निश्चयवादी चिंतक थे और उनकी जो किताब है एंथ्रोपोजोग्राफी, ये किताब आपको याद रखनी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उन्होंने भिन्न भौतिक लक्षणों एवं स्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर वर्णन किया है कि कैसे कैसे जो है भौतिक जलवायु परिस्थितियां जो है मानव जीवन और मानव जीवन शैली को कैसे प्रभावित करती हैं। फिर मैंने जो आपको बताया कि इनका जो भौतिक पर्यावरण में इनका जो दर्शन था वो था योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी ऐसा व्यक्ति या ऐसा जीव जो अपने वातावरण के साथ संघर्ष कर लेता है, जो अपने साथ के जीवों के साथ संघर्ष कर लेता है और विजय प्राप्त करता है, वो क्या है? वही जो है पृथ्वी के धरातल पर जीवित रहता है, बाकी अन्य जो है जीव खत्म हो जाते हैं। और ये जो योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द है, इसका प्रयोग या इस शब्द का इस्तेमाल जिसने किया था वो थे, उनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। हालांकि कॉन्सेप्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया था डार्विन महोदय ने, लेकिन शब्द की उत्पत्ति जिस व्यक्ति के द्वारा की गई उनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए जो नोट्स है जो जिस किताब का भी है, ये भौगोलिक चिंतन का पूरा मूल है। मतलब एमसीक्यू के लिए आपको जितना चीजें जरूरी हैं जो सामान्य जानकारी के लिए, वो आपको हर एक चीज इसमें दिखाई पड़ रही है, हर चीज इन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद उन्होंने मानव एवं उसके विकास के लिए 3 कारणों को उत्तरदायी माना, जिसमें पहला है स्थिति होनी चाहिए, दूसरा क्षेत्र होना चाहिए और तीसरा जो है सीमाएं होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल जो है रेटजल महोदय का वैचारिक आधार था, भौगोलिक चिंतन था, भौगोलिक दर्शन था, जिसमें उन्होंने जो है कई सारी बात बताई। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है लेबनसोम, क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजोग्राफी। इन्होंने फिजिकल वर्सेज ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डुअलिज्म है उसको डेवलप किया। इन्होंने लेबनसोम की कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने जो है भौगोलिक निश्चयवाद की कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने जो है डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत था उसको मानवीय क्षेत्र में मानव समुदाय के ऊपर उसको लागू करने का प्रयास किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 1930 के दशक के बाद जो भी जर्मनी में परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों का वैचारिक आधार अगर किसी से मिलता प्राप्त होता है तो उसके लिए योगदान था रेटजल महोदय। बेटा यहां से कुछ पूछना है आपको? किसी को कुछ पूछना है? इसके बाद जो अगले विचारक आते हैं उनका नाम था रिchthofen और इनका काम था, इन्होंने चीन का विस्तृत भूगोल या चीन का अध्ययन किया और उसके अध्ययन करने के बाद इन्होंने जिस किताब की रचना की उसका नाम था चीन का भूगोल। ये पहले जर्मन विद्वान थे जिन्होंने सामान्य और प्रादेशिक भूगोल के मध्य अंतर को स्पष्ट किया और प्रादेशिक भूगोल को वितरण विज्ञान कोरोलॉजिकल साइंस कहा। तो भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस कहने वाला पहला विद्वान जो था उनका नाम था रिchthofen महोदय। इन्होंने बढ़ते क्रम के आधार पर विश्व को निम्न भागों में विभाजित किया। पहला था अर्डिटिले यानी विश्व के प्रमुख विभाग, दूसरा है लैंडर यानी विश्व के प्रमुख देश, लैंडसाफेन भूदृश्य या लघु प्रदेश और आर्लिच कैटन यानी स्थानीय बस्तियां। अब देखो समझना बात को, इन्होंने पूरी पृथ्वी को प्रादेशिक आधार पे 4 भागों में विभाजित किया। पहले उन्होंने बताया इनकी जो जर्मन लैंग्वेज थी उसमें उन्होंने सबसे बड़ा जो विभाजन था पूरी पृथ्वी को एक होल यूनिट के रूप में जो मुख्य प्रमुख विभागों में विभाजित किया, उसे कहा गया अर्डेटिले। दूसरा उन्होंने विश्व के जो प्रमुख देश थे उसमें डिवाइड किया जिसको लैंडर कहा गया। उन प्रदेशों को छोटे छोटे लघु भूदृश्य या लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया जिसको उन्होंने लैंडसैफेन कहा और इन लघु प्रदेशों को छोटे छोटे स्थानीय बस्तियों में विभाजित किया गया जिसको कहा है उन्होंने आर्लिच कैटन। इन्होंने ही सर्वप्रथम फ्योर्ड एवं रिया तटों का, अब ये आपको बताने का समय नहीं कि
या प्रियो तट और रिया तट क्या होते हैं, आप ग्लेशियर लैंडफॉर्म जब आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा। इन्होंने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस मैंने आपको पहले बता दिया था कहाँ, और उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत पृथ्वी तल की जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उनका यह भी मानना था कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल के उस भाग का अध्ययन किया जाना चाहिए जहां पर स्थल मंडल, जय मंडल, वायुमंडल एक दूसरे से मिलते हैं, और इसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया इरिडोबर प्लेचन कुंडे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। अगला जो प्रमुख जर्मन ज्योग्राफर है उनका नाम है अल्फ्रेड हैटनर। इन्होंने भी भूगोल को एक कोरोलॉजिकल साइंस माना जिसके अंतर्गत प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। ये 19वीं सदी के लीडिंग ज्योग्राफर या लीडिंग मेथोडोलॉजिस्ट माने जाते हैं। विस्तृत यात्रा के उपरांत उन्होंने यूरोप नाम की एक पुस्तक की रचना की। उन्होंने रिटर के अर्ध कुंडे के स्थान पर लांडेर कुंडे शब्द का इस्तेमाल किया जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के सतह का क्षेत्र वर्णी विज्ञान। हेटनर की यह मान्यता की थी कि भूगोल के अंतर्गत प्रादेशिक एवं सामान्य भूगोल दोनों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, परंतु भूगोल का मुख्य अध्ययन क्षेत्र जो है प्रदेशों का अध्ययन ही है। तो आपने देखा कि जितना भी जर्मन ज्योग्राफर थे उन्होंने सामान्य भूगोल की तुलना में प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन पर विशेष बल दिया। ये आलोचना इस आधार पर किया जाता है कि उन्होंने जो है भौतिक कारकों को अधिक महत्व प्रदान किया तथा सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा की। उनका विचार था कि भूगोल एक प्रादेशिक विज्ञान या इडियोग्राफिक है, ना कि सामान्य या मोनोथिटिक विज्ञान। उनके अनुसार भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय वर्णबंदी विज्ञान है। तो आपको याद रखना है ज्योग्राफी इज ए कोरोलॉजिकल साइंस, ये कॉन्सेप्ट दिया था हेटनर महोदय ने, अल्फ्रेड हेटनर महोदय ने। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भूगोल का विधि तंत्र, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, रूस का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के आधार। अगले जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है उनका नाम था एल्ब्रेcht पिंक। आपने इनको सुना होगा। जो मॉर्फोलॉजी में इनका अपर्दन संबंधी सिद्धांत है जिसको जो है पिंक का अपर्दन सिद्धांत कहा जाता है। ये एक महान जो मॉर्फोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यह परिकल्पना प्रतिपादित की कि यदि किसी क्षेत्र के जलवायु संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं होते तब भी वहां के भूदृश्यों के आधार पर जलवायु का वर्णन या वर्गीकरण किया जा सकता है। इन्होंने पहली बार किसी स्थान की वर्षा के प्रभावोत्पादकता का उस स्थान के रनाप से पता किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्थलाकृति मानचित्र संबंधी टोपोग्राफिकल मैप संबंधी विचार दिए थे और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है आल्पस इन द आइस एज। अगला जो भूगोलवेत्ता है उनका नाम है वाल्टर पिंक। इन्होंने डेविस के अपर्दन सिद्धांत की आलोचना की और वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि भू उत्थान का काल काफी लंबा होता है और भू उत्थान के साथ साथ अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उनके अनुसार जो है अपर्दन की चक्र की 5 दशाएं होती हैं। मैं थोड़ा सा गलत बता गया था। अपर्दन का सिद्धांत वाल्टर पिंक ने दिया था, अल्ब्रेcht पिंक ने नहीं दिया था। उसके बाद अवस्थिकी के कुछ सिद्धांत हैं। एग्रीकल्चर लोकेशन का थ्योरी 1826 में दिया था जिसके प्रतिपादक थे वान थ्यूनेन महोदय। और ये सिद्धांत थोड़ा सा मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसको समझाने में टाइम लगेगा, और जब तक आप इस पूरे सिद्धांत को नहीं समझोगे तब तक थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि एग्रीकल्चर लोकेशन या कृषि अवस्थिकी का जो सिद्धांत है वो दिया था वान थ्यूनेन महोदय ने 1826 में। और जर्मनी में एक मैक्लेनबर्ग नाम का स्थान है, वहां पर एक कृषि फार्म के मैनेजर थे। और इनके जो है सिद्धांत में बाजार नगर के चारों ओर जो है 6 संकेंद्रित चेटियों का निर्माण होता है। तो 2 चीजें आपको यहाँ पर इनके बारे में याद रखनी है। बाकी थोड़ा सा थ्योरी इनकी टिपिकल है, अगर उसको समझाऊंगा तो पूरा का पूरा एक लंबा पीरियड इसमें लगेगा और हमारे पास समय बहुत ही कम है। फिर अगला सिद्धांत जो दिया वो केंद्रीय स्थल है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी है। इसको दिया था वाल्टर क्रिस्टालन महोदय ने, और ये अकेला सिद्धांत है जिसको भूगोल का मौलिक सिद्धांत माना जाता है। इस बात को याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि अकेला ऐसा सिद्धांत है जो भूगोल का अपना खुद का मौलिक सिद्धांत है। बाकी सभी सिद्धांत भूगोल ने किसी ना किसी अन्य विषय से उधार लिए हैं या अन्य विषय से ग्रहण किए हैं, लेकिन
जो वाल्टर क्रिस्टालर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी सिद्धांत है वो जो है भूगोल का अपना खुद का मौलिक सिद्धांत है। और इसमें आपको याद ये रखना है कि इनका क्रिस्टालर का के पदानुक्रम है, जिसमें K3 बाजार नियम से संबंधित है, K4 यातायात नियम से संबंधित और K7 प्रशासनिक नियम से संबंधित है। बाकी ये भी टिपिकल सिद्धांत है, इसमें टाइम लगेगा। तो पहला आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर थ्योरी सिद्धांत जो है वान थ्यूनेन ने दिया था, और दूसरा आपको याद रखना है कि क्रिस्टालर ने सेंट्रल प्लेस या केंद्रीय स्थान सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 प्रकार के मूल्य की बात की गई है, जिसमें K3 का मतलब होता है बाजार नियम, K4 का मतलब होता है यातायात नियम और K7 का मतलब होता है प्रशासनिक नियम। उसके बाद लास ने भी अपना सिद्धांत दिया और इन्होंने K7, K13 और K19 की K वैल्यू को उत्तम बताया। तो ये 1954 में इनकी किताब थी इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन, उसमें इन्होंने बाद अपना सिद्धांत दिया। उसके बाद जो अगला सिद्धांत है वो वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन सिद्धांत है, और ये इनकी किताब थी थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जर्मन भाषा में इस किताब का नाम है अबरडेन स्टैंडर्ड देन इंडस्ट्रीन 1909, और अंग्रेजी में इसका अनुवाद 1929 में किया गया थ्योरीज ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। और इस सिद्धांत में स्थानीयकरण लोकेशन ट्रायंगल का प्रयोग करके जो है उद्योगों की स्थिति का निर्धारण किया गया। तो और आइसोडापेन शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, और आइसोडापेन का मतलब होता है सम परिवहन रेखाओं को मिलाने वाला बिंदु। और जब आप इसको थोड़ा सा और पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार जो है जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा भूगोल का वैज्ञानिक विकास किया गया। क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल का अलग अलग अध्ययन किया गया। वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा का प्रारंभ जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया। लैंडस्केप की अवधारणा भी यानी लैंडस्केप की अवधारणा भी इन्होंने दी। जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीति की अवधारणा भी इन्होंने दी। अवस्थिति के सिद्धांत दिए, और ज्योग्राफी को एज ए कोरोलॉजिकल साइंस की जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दी गई। तो आपको ये याद रखना है कि जर्मनी की भूगोल जो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है उसने भूगोल के विकास में या भूगोल के वैचारिक विकास में अपना क्या योगदान दिया और क्या क्या जो है फैक्ट से संबंधित है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। केवल 6 लोग बचे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज आप लोग जर्मनी तक पढ़िए, और यहाँ पे अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और अगली क्लास में हम लोग जो है चर्चा किस पे करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट पे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सवाल पूछ सकते हो। तो ठीक है, फिर अगली क्लास जब भी हमको समय मिलेगा। आपका 20 तारीख को एग्जाम है ना? यस सर। हाँ, तो अभी टाइम है, 10-12 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं पूरा भी पढ़ा दूं और आप लोग उसको समझ ना पाओ तो ये भी ठीक नहीं है ना। यस सर। सर सेकेंड पेपर जो है सर वो कब पढ़ाएंगे सर? इसके बाद? सैली मैम है, उन लोगों से बात करो, देखो वो लोग क्या बता रहे हैं। सर सेकेंड पेपर ज्यादा हार्ड है शायद। हार्ड तो सब कुछ है, कोई चीज आसान नहीं है। चलो एक दिन बता देंगे उसमें क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि वो रिटर्न आपको देना है तो आप उसकी किताब है आपके पास उसकी कि नहीं है? सर पहले लाइब्रेरी वाली थी, अब इजी नोट्स है सर। चलो ठीक है, हमारे पास लाइब्रेरी वाली। मैटर होगा तो हम आपको जो है अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। जी सर। स्कैन करके आपको जो है डाल देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है? कर दिया सर। और सर हम पहले से कम करे हैं, बहुत पहले से। और लोगों को भी जो है इसको सब्सक्राइब करा दो, ठीक है, ताकि उनको भी फायदा हो। जी सर।
चलो ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं तो फिर हम लोग जो है जब भी आगे समय मिलेगा हम लोग इस पे जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, जर्मनी स्कूल ऑफ थॉट में अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर।